हेलो मेरे प्यारे भाइयों। मैं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से आप सबके लिए सी टेट सेकेंड पेपर जो है ये सोशल स्टडी से रिलेटेड मतलब सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो पेपर 2 सी टेट है, जो आपका 22 जनवरी से स्टार्ट है आपका एग्ज़ाम। तो दोस्तों अपने 30 ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, और कभी कभार मैक्सिमम अधिकतर ये रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। और 31 जो क्वेश्चन है स्टार्टअप है इसका, कह रहा है वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? बसवाना से, अलम्मा प्रभु से, चोखा मेला से, अकम हा अकम हा अकम महादेवी से। तो ए बी या ए बी सी है, थर्ड है ए बी डी है, चौथा है हमारा बी सी डी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा पहला आएगा ए और बी। इसमें क्या है, जो पहला ऑप्शन है इसमें यह है कि जो वीर शैशववाद हमारे बसवाना, अलम्मा प्रभु और अकम अक महादेवी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वीर शैववाद का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो कि 12वीं शताब्दी के मध्य आसपास उत्तरी कर्नाटक से शुरू हुआ था। और इस आंदोलन में जाति कर्मकांडों, प्रदूषण तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार कुछ जुड़े कुछ पारंपरिक हिंदू विश्वासों का प्रचलन की चुनौती दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा 32 कह रहा है, इसमें हमें मैचिंग करनी है दोस्तों। वेल्लार, ये वेल्लार हमारे किससे रिलेटेड है? ये बड़े भूस्वामी से होता है। उड़वार, उड़वार मतलब ये होता है साधारण हलवाई से होता है। अदमई से होता है भूमिहीन मजदूरों से। और गृहपति होता है वो ये स्वतंत्र कृषक से। तो इसका जो ऑप्शन बना दोस्तों, वेलार मैंने आपको बताया बड़े भूमि से, यानी कि फर्स्ट का थर्ड। और उड़वार वो मैंने आपको बताया साधारण, यानी कि हलवाई से। और अदमई का मतलब मैंने आपको बताया था भूमिहीन से, यानी सी का फर्स्ट। और गृहपति मतलब यही है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ए का थर्ड। ए का थर्ड किसमें? इसमें दोनों में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा आपका अब बी का मैंने आपको बताया था, यानी फोर्थ, यानी ऑप्शन क्या होगा? ओनली सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। अब इसमें कह रहा है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग, समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पेड़ पौधों की खेती होती थी। सड़क, समुद्री और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। तो इसका दोस्तों आएगा हमारा फर्स्ट आएगा, पहला ऑप्शन सही है। क्योंकि चीन सिल्क रूट में क्या है, जिसमें चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को लाना ले जाते थे, ले जाने वाला प्राचीन व्यापारिक मार्ग जाना जाता था। ठीक है, यह प्राचीन काल और मध्यकालीन के ऐतिहासिक व्यापारिक संस्कृतियों का मार्गों का एक समूह था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी यानी 34, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों, यानी ब्रैकेट में रखा रथ निर्माताओं की स्थिति का विचार पर किया गया है? बादामी चालुक्य, बोलुवुम्बट्टी, नंदी बसेश्वर, ओडिया कोडियन, उदयार। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा फोर आएगा, क्योंकि इसमें क्या रखा है, जो उदयार है वो 12वीं शताब्दी के शिलालेख ब्राह्मणों के एक सभा में विचार विमर्श का वर्णन किया गया है। उन्होंने जो रथकारों यानी रथ निर्माताओं के रूप में जाने वाले समूह की स्थिति का विचार विमर्श किया है। और उन्होंने अपने व्यवसाय से रिलेटेड वस्तुकला, रथों का निर्माण, छवियों के साथ मंदिर का परिवेश द्वार भी बनाया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 35। अब इसमें दे रखा है अपनी अपनी पुस्तक यानी स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, पुरुषों और महिलाओं के बीच में
प्राकृतिक अंतरों की। ए सही है पहला, बी सही है, सी कह रहा है दोनों सही हैं, और फोर्थ बोल रहा है दोनों गलत हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों पहला ओनली, यानी ए सही है, क्योंकि स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने सिर्फ पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों का आलोचना की थी। और ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी और 19वीं शताब्दी में भारत की पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था उन्होंने। और वह अपने जो प्रकाश उन्होंने डाला था काम को लेकर के स्त्री पुरुष की तुलना में, उसके बीच में मूल एक तुलना कंपैरिजन किया था मूल रूप से। और 1882 में मराठी में प्रकाशित के लिए जानी जाती है, यानी एक पुस्तक के उनकी प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने पेरियार पेरियार अलवार अंडाला तंडोर डिपोडी अलवार नम्मा अलवार के गीतों का संकलन किया था? दिव्य प्रबंधन, तिवरम, तिरुवच्चकम, तिरुमुरुई। तो दोस्तों में ये अटपटे थोड़ा नाम दे रखे हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा ओनली फर्स्ट आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा 37, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद के शासकों द्वारा वसूला जाने वाला एक नियमित कर नहीं है? फसल पर कर, शिल्पकार पर कर, चारवाहों पर कर, परिवार पर कर। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों जो नहीं है वो हमारा परिवार पर कर है, फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रखा है, जो परिवार पर कर होता था वो महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं था। इस चीज़ को ध्यान रखना। इन्होंने फसलों पर जो कर लगाया था उसका 1/6 हिस्सा लेकर एक डिसाइड कर दिया था इन्होंने कि हम इस रूप में लिया जाएगा। और कारीगर को के ऊपर भी कर लगाए गए जो श्रम के ऊपर चुकाए जाते थे। पशुपालक, व्यापारियों या खेतों पर भी कर थोपे गए थे। अगला जो क्वेश्चन हमारा 38, कह रहा जनजातियों पर अपने वैश्विक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। आरक्षित वन निजी अधिकार, विशेष अधिकार, या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। और दूसरा दे रखा संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। ए गलत है या बी सही है? ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा सेकंड आएगा, ये दोनों ही सही हैं। क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत ये तथ्य दिया गया था, इसकी व्याख्या की गई थी कि संरक्षित वन जहां सरकार के स्थानीय आबादी और निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी है। यह भारतीय वन अधिनियम 1865 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था? क्या रखा है इसमें कि जो मानवता की एक नई जाति, एक धर्म या एक ईश्वर, मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर, मानवता का एक धर्म, एक ईश्वर। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट आएगा, मानवता की जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। क्योंकि ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था ये, जिसमें इनका जो जन्म हुआ था 22 अगस्त 1856 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था, जो आज की डेट में केरल की राजधानी है। और 1888 में अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर इन्होंने बनाया था। और उस समय एक जाति के आधारित प्रतिबंधों को उनके विरुद्ध ये काम किया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? ईवी रामास्वामी ने, जो पेरियार है, श्री नारायण गुरु ने, BR अम्बेडकर ने, या स्वामी विवेकानंद ने? इसका जो ऑप्शन आएगा ईवी रामास्वामी पेरियार ने इसको चालू किया था। जो यह आंदोलन 1925 में किया था और यह आंदोलन से रिलेटेड था, यानी इनका जो उद्देश्य था धर्म, जाति, पुरोहितवाद के विरुद्ध समाज में लोक चेतना लाना था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 41, क्या रखा है, नीचे दिए गए
नीचे दिए गए कथनों ए बी सी को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। जैसे दे रखा है हमारा, कह रखा है पहले ए पार्ट में दे रखा है 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। गांव और कस्बों में अपेक्षाकृत घने लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। और सी दे रखा है, हालांकि नए स्थानों पर काम की दिशाएं कठोर थी, परंतु यह निचली जातियों के लोग स्वर जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक अवसर था। ए बी दोनों सही है, ए बी सी सही है, ए सी सही है, या तीनों सही हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा 41 का हमारा थर्ड आएगा, ए और सी। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 42, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण की सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, और चौथा दे रखा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इसका जो ऑप्शन आएगा 42 का हमारा थर्ड आएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने कृष्ण की छवि सारथी के रूप में इन्होंने निभाई है। ठीक है, इन्हें गांधी जी को बोला जाता है इस चीज़ को धारणा कृष्ण के सारथी के रूप में। ठीक है, और भारत और भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में इनके राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता रहे थे, और 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है 43, ए बी को हम पढ़ते हैं। क्या रखा है कि इसमें 43 में औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेरफेर करने की कोशिश नहीं करती थी। ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, ए सही है और बी गलत है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फोर्थ आएगा, ए सही है और बी गलत है। इसमें क्योंकि जो इस फरमान के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने उनके व्यापार में कुछ हिस्सा शुल्क के रूप में वसूला था, लेकिन कंपनी ने इसे कोई सेटिस्फेक्शन दिया नहीं था, इसलिए वो शुल्क नहीं देना चाहती थी और इससे अधिक रियायतें चाहती थी। इसलिए मौजूदा विशेषाधिकार में हेरफेर करने से भी बाज नहीं आते थे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 44, क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है? इसका प्रारूपण हुआ। इनमें उन समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े अनुपात को संगठित करते हैं और मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया। इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। और सीधे रखा है, इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। ए सही है, ए बी सही है, ए सी सही है, या ए बी सी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ओनली बी और सी सही है, क्योंकि ये जो समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचित सूचियाँ और 25 भाग सम्मिलित हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 45, सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सौर मंडल के संदर्भ में हमारा जो पहला दे रखा सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल में बनते हैं, ये तो गलत है। दूसरा है सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और परिवार बनाते हैं, ये तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका। अगला जो क्वेश्चन हमारा 46, नीचे दिए गए वाक्यों ए बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करें। कह रहा है प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर और दक्षिण भी लिखा जाता है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर और दक्षिण भी लिखा जाता है। ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, या ए बी दोनों गलत है। इसका जो ऑप्शन आएगा ओनली फर्स्ट आएगा, ए सही है, क्योंकि इसमें क्या है, विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं की उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुववृत्त के दक्षिण के सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, क्योंकि अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी कि उत्तर और दक्षिण भी को भी लिखा जाता है।
और भारत का जो प्रमुख यमुनोत्तर यानी 100 डिग्री यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी दोनों समान भागों में बांटी जाती है, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध वो पश्चिमी गोलार्ध। और इसमें क्या होता है, इसीलिए किसी भी स्थान को देशांतर के आगे पूर्व और पश्चिम के उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा 47 कथन दे रखा है, उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर आता है। तो इसमें कह रहा है आर ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है, आर आर गलत है और ए आर दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा 48 में क्या रखा है, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। दूसरा दे रखा रीजन, विषुवत रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य मतलब सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों असत्य हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 48 का फर्स्ट आएगा, दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। इस चीज़ को आपको पता है, दोनों गोलार्ध बढ़ जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 49, यदि भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगे दूर दूर सभी दिशाओं में जाती हैं और निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होगा। उद्गम के भूकंप लेखी प्लेट सीमा, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे जिसे कहते हैं निकास यानी वेंट मेटल, पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे क्रेटर लावा, गैस रिएक्टर, सार्वजनिक पारिजनिक, एक्सोजेनिक जिसे कहा जाता है बल। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 49 का फर्स्ट आएगा, क्योंकि उद्गम केंद्र कहाँ से होता है, भूकंप लेखी केंद्र भूकंप को नापने का एक यंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि उद्गम केंद्र को ही हम हाइपो सेंटर कहते हैं, जहाँ से स्टार्टअप होता है वो, जहाँ से उसका जो शब्द होता है ऊपरी केंद्र का अर्थ, जिसमें हम भूमि के स्तर के पर ठीक उसके ऊपर की बिंदु यानी भूकंप लेखी भूमि की जो गति के घटक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि के कारण उसको हम रियलिटी में यानी कि एक इंगित उपकरण के हिसाब से उसको देखते हैं। और यह एक प्लेट सीमा के त्रियामी सतह या क्षेत्र के जिसके पार आसन्न लिथोस्फेरिक प्लेटें के सापेक्ष एक लिथोस्फेरिक प्लेट की गति के वेग या उसकी दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 50 क्या रखा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है 50 कह रहा है ए यानी अभी कथन दे रखा है, सजीव और उनके भी चारों ओर के वातावरण पर परस्पर संबंध परिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। कारण सभी पौधे पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य हैं मतलब सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सत्य है आर असत्य है, ए आर दोनों असत्य हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों सेकंड आएगा, जो दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। क्योंकि इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है इसके यानी कि जितना भी जीवों को जो पारस्परिक वातावरण होता है वो वैज्ञानिक का अध्ययन कहलाता है। इसमें क्या है, संजीव और उनके चारों ओर के वातावरण परस्पर संबंध परिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है और और ये सही है कहीं हद तक। और सभी पौधे पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और इसका गलत है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें क्या करना है, मैं विकल्प के साथ चुनना है, अच्छा मैचिंग करनी है। तो देखो स्थलमंडल क्या होता है, जहाँ पर हम सब रहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, और वायुमंडल में क्या होता है, जैसे हवा होती है, तो आपको पता है कि वायुमंडल में हवा रहती है। तो यानी कि इसका क्या होगा, बी का हमारा फोर्थ। अब बी का फोर्थ देख लो आप कहाँ पर है, बी का फोर्थ है ही नहीं, यहाँ थर्ड में ओनली, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट। तो यानी कि पहले में स्थलमंडल में क्या है, धातु चट्टाने आ जाएगा, और सी में यानी कि जयमंडल में हमारा
पौधे जीव आ जाएगा, और डी में जलमंडल में हमारा जल आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 52, कह रहा है अगर निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? ऑर्गन में, हाइड्रोजन में, हीलियम में, ये कार्बन डाइऑक्साइड में है। इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित होती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मीकरण के ऊष्मण से जानते हैं। ठीक है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, और वाष्प और ओजोन आदि, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, अगला जो है 53, इसमें क्या रखा है, 53 में वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है और वायु के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। कह रहे पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं, हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हीलियम ऑर्गन ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में है, छोटे छोटे धूल कण वायु में मौजूद हैं। ए और सी सत्य है और बी और डी गलत है। ए डी सत्य है और बी सी असत्य है। बी डी सत्य है, ए सी असत्य है। बी सी सत्य है और ए डी असत्य है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड आएगा, बी डी सत्य है और ए सी इसका असत्य है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जितने भी सजीव कोशिकाओं द्वारा जो प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो भी क्रिया करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट्स, तो दोस्तों इसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, और इसमें क्या है ऑक्सीजन यानी O2 जल से बाहर निकलते हैं और वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। और धूल यानी कि ठोस पदार्थ के सूक्ष्म कणों से बनी होता है, और पृथ्वी पर सामान्य तौर पर वातावरण में उपस्थित कण होते हैं जो विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जैसे हवा द्वारा उठाई गई मिट्टी, ज्वालामुखी, विस्फोटक, प्रदूषण आदि, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 54, क्या रहा है, शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है, सही विकल्प बताइए। कंक्रीट और धातु निर्मित भवन आदि में गर्म हो जाते हैं, एसोफॉल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं, भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं, शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं। तो ABC सही है, BCD सही है, ABD सही है, या ACD सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फर्स्ट आएगा, ABC सही है, क्योंकि इसमें क्या है कि अधिकतर जो गांव में अधिक तापमान इस प्रमुख जो मतलब अधिक टेम्परेचर रहने का ये कारण होता है, जिसमें कंक्रीट धूल निर्मित भवन आदि गर्म हो जाते हैं। सड़कों में जो एसोफिल्ट से बनी होती हैं बहुत गर्म हो जाती हैं, और भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म और हवा को रोक लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जिसकी वजह से शहरों में अधिक तापमान रहता है, ये भी वजह है। अगला जो क्वेश्चन है हमें मैचिंग करनी है। इसमें क्या लोह खनिज वो हमारा क्या होता है, लोह खनिज हमारा होता है मैग्नीज। तो ए का हमारा फोर्थ दिख रहा है, अभी आप देखो ए का फोर्थ कोई है इसमें, ए का फोर्थ इसमें भी है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा ओनली थर्ड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 56, वन्य जीव के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक हैं? वनों की कटाई, काली मृदा और मृदा अपरदन, दावानल यानी जंगल की आग और भूस्खलन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, निर्माण कार्य और शिकार। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्योंकि जो बढ़ती जनसंख्या और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र का ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, और HYV यानी हाई वैरायटी यील्ड का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं, जितने भी जो कृषि के लिए नई नई मशीनें का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 57, ओके दोस्तों, इसमें जो बढ़ती जनसंख्या की मैंने 57 का मैंने बोल दिया, इसका भी हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, और ये हमारा क्या है, ये भी हमारे का थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैं 56 का बता रहा हूँ।
ये तो बढ़ती मैं 57 में अभी आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो हम फर्टिलाइज़र उपयोग का भी कर रहे हैं, HYV का भी प्रयोग कर रहे हैं, बोए गए क्षेत्र में विस्तार से भी कर रहे हैं, और वर्षा निर्भर कृषि नहीं है, अब कृषि मशीनीकरण हो गई है। तो ये ए सही है, बी सही है और डी सही है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है। और इसमें क्या था कि जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, जो क्या नाम है, वन्यजीव अभयारण्य, उसको भी हम प्रकृति का आवास के रूप में देख रहे हैं। और जो सरकार और निजी एजेंसियां उस दोनों को मिलकर उन दोनों को चला रही हैं, और पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा की जा रही है, और जिससे हमारा राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षित है। और भारत सरकार के लिए वन्य जीवों का संरक्षण और उनको विकसित करने के लिए ये स्थापित किए गए हैं। ये 56 का था। अगला है 58। क्या रखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ग्रह की संकल्पना को समझाने में के लिए उपयुक्त उदाहरण है। तो लोग एक दूसरे के बराबरी समान रूप से देख रहे हैं, लोग अन्य लोगों की नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, लोग एक दूसरे से सम्मान कर रहे हैं, श्रेष्ठता और हीनता की भावना, ए सी या बी या सी या बी और डी। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों बी और डी आएगा, कि अधिकतर क्या है, लोग एक दूसरे के नकारात्मक रूप से देख भी रहे हैं, और श्रेष्ठता और हीनता की भावना सबके पास नजर आ रही है। पूर्व अग्रह का जो अर्थ है पूर्ण निर्णय, यानी अर्थात किसी मामले के तथ्यों को जांचे किए बिना ही अपनी राय अपने मन में बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है। अगला जो है हमारा 59। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो विविधता पर असर प्रभाव डालते हैं। अलग अलग खान पान और कपड़ों की आदतें, समान समान धर्मों का पालन, लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों को समझ से स्थापित करना। ए होगा, ए बी होगा, बी सी है या ए सी है। इसका जो 59 का क्वेश्चन है दोस्तों ए और सी है। इसमें क्या है कि जो खान पान और विभिन्न कपड़ों की आदतें और लोगों की अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में, यानी जोग्राफिकल जो कंडीशन सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है, उसमें हम तालमेल बैठाते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में विविधता पर असर प्रभाव उत्पन्न हो, मतलब हमारे लिए भी इफेक्ट डालता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 60। इसमें क्या रखा है, राज्य सरकार का कार्य प्रमुख प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या महान्यायवादी। इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, राज्य का प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, ध्यान रखना। और देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, और देश का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री हमारे देश में होता है। ठीक है दोस्तों, मैं अगला पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।